नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पे। तो आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो एक समय इंडिया से भी गरीब था और आज वो सीधा अमेरिका को टक्कर देने वाला है, दे रहा है। तो आज हम चाइना के बारे में बात करेंगे कि चाइना ने कौन से रिफॉर्म अपने देश में लागू किए, जिसकी सराहना अभी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक भी करता है कि अगर किसी देश को इकोनॉमी सुधारनी है तो वो चाइना का रेफरेंस ले और चाइना की तरह अपने देश में सुधार लाए। हम सब तरह से देखेंगे कि क्या रिफॉर्म्स थे, कैसे चाइना इतना अमीर बना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी। तो देखते हैं हम चीन इतना अमीर कैसे हो गया। देखिए, भारत से भी गरीब था देश एक समय पे। 1980s तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा चाइना की जीडीपी पर कैपिटा से ज्यादा थी। लेकिन 1980s और 1990s में क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे, जिसकी वजह से चाइना इतनी बड़ी आज लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन चुका है। तो चाइना ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए कि लगभग अब जहां इस वक्त 2023 में जितनी इंडिया की जीडीपी है, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर से उतना तो चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है। तो चाइना इतना अमीर बन चुका है और चाइना की फिलहाल के लिए जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग 15,000 यूएस डॉलर्स हो गई है और इंडिया की सिर्फ 2,500 यूएस डॉलर से। और चाइना अभी मिलिट्री सुपर पावर के रूप में भी उभर रहा है, जो डायरेक्ट यूएस को टक्कर दे रहा है यूएसएसआर के बाद। अभी चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कैसे एक हथियार की तरह यूज किया अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और इतनी फास्ट ग्रो करने के लिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और अभी चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी सराहना फिलहाल वर्ल्ड बैंक भी करता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर किसी देश को अपनी इकोनॉमी सुधारनी है तो चाइना के जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में उसको पढ़ाई करनी चाहिए कि चाइना इतने लगभग 30 साल में ही इतना अमीर कैसे हो गया, जो 1990 तक गरीब था और 1990 से लेकर 2010-20 में इतना अमीर कैसे हो गया, सिर्फ 3 डेकेड्स में। तो चाइना ने अपनी जो चाइना की जो ओवरटेक किया है यूएस को नेशनल नेटवर्थ के बारे में। चाइना की लगभग नेशनल नेटवर्थ 2000 साल में 7 ट्रिलियन डॉलर थी, वो अभी फिलहाल 2022 में 120 ट्रिलियन डॉलर्स थी। ये लगभग दुनिया के अलग अलग देशों के जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में बहुत ही है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। और अब अगर आप चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना लगभग 1960s में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेम थे चाइना के, और उसके बाद वो इम्प्रूव करने लगा। तो चाइना के एक्सपोर्ट 1990s तक 62 बिलियन डॉलर्स के थे और इंपोर्ट्स 53.3 बिलियन डॉलर्स के थे। लेकिन जब 1990s के बाद चाइना की इकोनॉमी इतना बूम पकड़ा कि आज पूरी दुनिया में चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और चाइना के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। तो हम देखते हैं कि चाइना ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए। तो देखिए, 1950 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो तब से लेके 1978 तक चाइना में माओ जेडोंग की सरकार थी। मतलब सरकार तो एक ही पार्टी की थी, लेकिन लीडर कौन थे, माओ जेडोंग के वसूलों पे, नियमों पे चाइना चल रहा था। लेकिन 1978 में क्या हुआ, तब माओ जेडोंग ने कमान संभाली चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो महासचिव बने और चाइना के जो प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी के दौरान उन्होंने अलग अलग तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जिसकी तरफ से चाइना के जो मेजर इंडस्ट्रीज थे, जिसमें कि एग्रीकल्चर भी शामिल था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी उन्होंने भर दी, मिलिट्री पर भर दी और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एक मॉडल अपनाया जिसे सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। अभी चाइना ने यह कहाँ से सीखा, तो अगर 1978 की बात करें तो 1980s के दौरान जो कम्युनिस्ट कंट्री था, पहले ही यूएसएसआर जो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, तो उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई थी। तो उसकी कमजोर होने की वजह से यूएसएसआर में अलग अलग तरफ से प्रोटेस्ट चालू हो गए थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे तो वो इतना डेवलप हो चुके थे, तो जो यूएसएसआर के लोग थे वो उन्हें देखकर कहते थे कि हमें भी डेवलप होना है, हमें भी ज़्यादा इनकम चाहिए। तो इसी वजह से यूएसएसआर 1991 में टूट गया। तो अमेरिका ने ना यूएसएसआर को तोड़ दिया। तो चाइना को भी डर लगने लगा 1980s में कि अगर हमने यूएसएसआर की तरह इकोनॉमिक मॉडल अपनाया तो हम भी कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में हम भी टूट सकते हैं। ताकि कारण, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री में अगर पैसा खत्म हो जाए तो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट
चालू हो जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी की तरह कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं होता है कि डेमोक्रेसी में सत्ता लोगों की होती है और कम्युनिस्ट कंट्री में एक पार्टी सिस्टम लागू होता है। तो कम्युनिस्ट कंट्री में तो प्रेसिडेंट ही सर्वोपरि रहता है। तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाए 1971 में 78 में कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। अभी किसी भी देश को अगर अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंपनियों को अपने देश में बुलाना है तो सबसे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अभी भी इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं वो कहते हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अभी दुनिया की कंपनियां अपना रही है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा कंपनियां नहीं आ रही है क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ज़्यादातर से। इसी वजह से 2021 में गति शक्ति जो प्लान है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इसकी गति शक्ति क्या है इसके बारे में हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चाइना के बारे में बात की तो डेंग झाओपिंग ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा जोर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इंप्रूव किया। क्योंकि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, सड़कें हाईवेज होने चाहिए, ट्रेन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। और एरोप्लेन से तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग हब का। और जो पोर्ट कॉल रहता है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी देश को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे पोर्ट जो रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर पोर्ट पे ज़्यादा टाइम लग गया तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाली जो जहाजें रहती हैं बड़ी बड़ी, उनका किराया ज़्यादा बढ़ता है। अगर एक जगह पे रहेंगे तो उनका मुनाफा कम होगा। तो इसी वजह से डेंग झाओपिंग ने अलग अलग अपने पॉलिसी के इंट्रोड्यूस करते ही जो अलग अलग इंडस्ट्रीज थे, एग्रीकल्चर मेजर इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भर दी ताकि इनोवेशन हो। अभी भी फिलहाल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सिर्फ $7 बिलियन ही इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका लगभग $300 बिलियन इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और 2 नंबर पे चाइना है जो कि लगभग 90 या $100 बिलियन इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया को अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरह अगर मेक इन इंडिया सक्सेस करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो डेव झाओपिंग की पॉलिसीज की तरह चाइना अलग अलग एक रिफॉर्म्स ला रहा था और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, और उस समय 1980s के दौरान एक इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल बूम था वो आसमान पे था। तो चाइना ने क्या किया, डेंग झाओपिंग ने अलग अलग जो चीप लेबर सप्लाई किया अलग अलग कंपनियों को, और स्किल लेबर इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे स्किल सेंटर शुरू किए। तो स्किल सेंटर शुरू होने की वजह से कंपनियों को किसी भी अगर कैटेगरी का लेबर चाहिए तो चाइना उसे पढ़ा के सिखा के, कुछ भी समझो 1-2 महीने का कोर्स शुरू करता था और उसमें पढ़ा के फिर वो कंपनी को वो लेबर को हैंड ओवर करता था। और कम्युनिस्ट कंट्री और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होने की वजह से लोग थोड़ी ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोगों को जो सरकार बोलेगी उसको काम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से चाइना ने जो अपनी पॉपुलेशन थी उसका उपयोग एक हथियार की तरह किया और चाइना ने इकोनॉमिक बूम लाया सिर्फ 3 डेकेड्स में, जो 1990 से लेकर 2020 और लगभग मतलब उसके पीछे भी जा सकते हैं 1980 से लेकर 2010 तक ऑलरेडी चाइना डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा था। तो अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1980s तक, जब 1983 तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा चाइना की जीडीपी पर कैपिटा से ज़्यादा थी, अगर नीले कलर में आप देखोगे तो, और चाइना की यहाँ पे रेड कलर में दिखाई है। और उसके बाद से चाइना की जीडीपी पर कैपिटा मतलब पर एनम, एक व्यक्ति की पर एनम की जो इनकम है वो लगभग एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ उसने पकड़ी। और आज अगर 2019 तक का है, 2023 में बात करें तो चाइना कहाँ ऊपर चला गया है। चाइना और इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इनकम हम कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि वहाँ पे रहने का खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा की बात कर रहे हैं कि 1980s में इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा थी और अभी चाइना की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 6 से 7 गुना ज़्यादा है। और अभी फिलहाल जो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस अलग अलग सर्वे के अनुसार कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि लगभग चाइना ने पिछले कुछ सालों में लगभग 800 मिलियन, लगभग मतलब 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी के बाहर निकाला है, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। और चाइना ने ये बहुत अच्छी तरह से किया है, वर्ल्ड बैंक भी इसकी सराहना करता है और पूरी दुनिया को इससे सीख लेना की बात भी करता है। लगभग चाइना ने पिछले 40 सालों में चाइना की जो विथ इनकम बिलो 1.90
पर डे डॉलर्स थी, वो पॉवर्टी लाइन थी जो वर्ल्ड की थी। तो चाइना क्या करता था, जितना भी वर्ल्ड ने एक समझो क्राइटेरिया बना दिया कि $2 प्रति डे अगर किसी की इनकम रही तो उसे हम पॉवर्टी लाइन मानेंगे, लेकिन चाइना कहता था कि हम 3 मानेंगे। तो इससे क्या होता था कि लोगों के बीच एक कंपटीशन निर्माण होता था कि हम इससे भी ज्यादा कमाएंगे। तो चाइना ने एक जो पॉपुलेशन को हथियार की तरह माना है, उसी वजह से चाइना में बूम आया है। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1950 और 60 में चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा थी, और ज़्यादा ही रही थी। और इंडिया की पॉपुलेशन 1950, 60, 80s के दौरान ज़्यादा बढ़ी है, बढ़ चुकी है पॉपुलेशन। अभी फिलहाल जो ग्रोथ है इंडियन पॉपुलेशन का, उस ठीक है उतना ही है। वो जो यूनाइटेड नेशंस और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं कि 2.1 जो जनरेशन जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए उतना ही है, और चाइना का कम हो रहा है। तो चाइना ने ये तो हो गया, फिर चाइना की पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि चाइना ने वन चाइना पॉलिसी नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। तो इसकी वजह से चाइना में पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं, और चाइना में फिलहाल वर्क करने वाले लोग रहते हैं वो कम है, और जो बैठ के खाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से इंडिया को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फिलहाल यंग जनरेशन है। तो इंडिया को भी इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, तभी इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। फिलहाल जो 22-23 का अगर आंकड़े देखें तो जो पीयूष गोयल साहब है, उन्होंने आंकड़े बताए कि इंडिया ने लगभग $750 बिलियन का इंपोर्ट किया है इस साल। तो इंपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, और 23-24 में लगभग अनुमान मान रहे हैं कि $900 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। तो ये बात अच्छी है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में कुछ सालों में बढ़ा है, और हाईवेज, एक्सप्रेसवे हाईवे बढ़ाने होंगे, ताकि एक जगह पे जो सामान है उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर कम पैसा लगेगा तभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया में लगेंगी। अगर ज़्यादा पिछले कुछ सालों की तरह अगर रास्ते खराब होंगे, हाईवेज नहीं होंगे, तो कंपनियां क्यों आएंगी? क्योंकि उनको एक जगह पे अगर सामान डिलीवर हुआ तो उसको अगर दूसरे जगह पे ले जाना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कंपनियां वहां पे जाती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो चाइना ने ज़्यादा जो अपना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया। अगर अभी फिलहाल की बात करें तो चाइना में जो नेटवर्क है, बहुत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क चाइना में ही। अगर रोड की बात करें तो वो यूएसए में है, लेकिन रेल नेटवर्क का बात करें तो वो चाइना में ही। और चाइना अलग अलग दुनिया को कर्ज देता बैठा है, क्योंकि चाइना पे बहुत पैसा है। तो फिलहाल इतना ही। अगर समझ में आया स्टोरी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।